बेटा चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं। कल हमने शुरुआत की थी जिसमें हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है रासायनिक समीकरण देखेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे होती है और कैसे लिखी जाती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को अणुसूत्र एवं प्रतीकों में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि कोयले को यानी कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ये एक विस्तृत रूप में अगर हम लिखते हैं तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को जब हम अणुसूत्र के रूप में और प्रतीक, कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, तो CO2 बन जाती है। तो प्रतीक के रूप में लिखना, प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे C कार्बन प्लस O2 CO2 बनाता है, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब उसको हम प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और रासायनिक समीकरण हम क्यों लिखते हैं, ताकि अभिक्रिया को हम संक्षिप्त रूप में लिख सकें। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है। ये जो तीर की तरफ आप बाईं तरफ देख रहे हो, कौन कौन भाग ले रहा है, कार्बन ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। तो जो भी चीजें भाग लेती हैं, है ना, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रियाकारक और अभिकारक कहा जाता है। और तीर के किस ओर लिखा जाता है, इन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। फिर इधर आ गया दाईं ओर, इन दोनों के कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना, उत्पाद CO2, ठीक है। तो इसे हमेशा तीर के किस ओर लिखा जाएगा, दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण कौन कौन से हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। ये क्रियाकारक है C प्लस O2, यानी इनके मिलने से क्या हो रहा है, नया उत्पाद बन रहा है। तो इनको कहाँ लिखा जाता है, सबसे पहले जो क्रियाकारक होते हैं उनको लिखा जाता है, अभिकारक को लिखा जाता है, फिर तीर का निशान लगाया जाता है और फिर तीर के जो दाईं ओर है उधर उत्पाद, ये CO2 उत्पाद हो गया हमारा, तो इसको लिखा जाता है। क्रियाकारक उत्पाद संख्या में एक से अधिक उनकी अगर अधिक होते हैं तो धन का निशान लगाया जाता है। अब यहाँ पर अभिकारक दो है, पहला कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, तो इनके इधर क्या लगाया है, प्लस का निशान लगाया है। तो यहाँ पर भी अगर जैसे CO2 भी बन रही है प्लस O2 भी बन रही है तो प्लस करके H2O हम लिखते, ठीक। फिर आता है रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न क्षय होता है, अतः तीर के दोनों ओर अभिकारक उत्पाद के परमाणु की संख्या समान होती है। देखो यहाँ कार्बन कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2, इधर भी कितने हैं, 2। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि यहाँ पे दे रखा है, देखो रासायनिक संयोजन में मूलभूत नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या की जाती है, रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है। इसका मतलब ये है कि जितना द्रव्यमान उत्पाद का होगा उतना ही अभिकारक का होगा। आ रही बात समझ में, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी वेट क्या होता है, संरक्षित रहता है। ऐसा नहीं है कि ये अभिकारक है इनका वेट तो ज्यादा है और उत्पाद का कम है, या उत्पाद का ज्यादा है और अभिकारक का क्या है, कम है, ऐसा नहीं होता। तो रासायनिक संयोजन के मूलभूत द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान क्या होता है, उत्पाद का होता है। संपूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि क्रियाकारक उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के कुल परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। यहाँ कार्बन C का कितना है, 1 है परमाणु संख्या, तो इधर देखो इधर भी 1 ही है। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु लिखे हुए हैं, नीचे 2, तो इधर भी 2 है। तो जब परमाणु संख्या समान रहती है तो द्रव्यमान यानी वेट जो है वो हमेशा क्या होता है, बराबर रहता है। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर घटाकर समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, जो है संतुलित किया जाता है। अगर मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दे रखी, इधर 2 नहीं है, तो हम नीचे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, है ना। तो इसको संतुलित करना 9th के अंदर बहुत पढ़ा है आपने किसी चैप्टर के अंदर, है ना, तो 9th में है ये संतुलित करना। तो अनुमान विधि के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे क्या किया जाता है बेटा, संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम अणुओं में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर क्या करते हैं, तत्वों को
देखो अब हम लोग जो है रासायनिक जो समीकरण है उसको संतुलित करना देखते हैं। तो इसने कहा कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर पहले दूसरे जो परमाणु उनको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप रिएक्शन में, प्रोपेन की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ करवाइए, CO2 H2 बना है। तो अब इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर आपको क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, कार्बन को। तो कार्बन इधर 3 है ना, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक ही है ना। तो क्या करेंगे, 3 करना पड़ेगा। तो आगे हमने क्या लगा दिया, इधर देखो 3 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम हाइड्रोजन की संख्या को करेंगे, इधर हाइड्रोजन कितना है 8, इधर कितना है 2, तो आगे क्या लगा दिया 4, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन की संतुलित करी, तो ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर क्या लगा दिया 5, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारक व उत्पादकों की भौतिक अवस्थाओं को उनके साथ लिखते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे कार्बन क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो G लिख दिया, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो ये भी क्या बनी, गैस। तो ठोस के लिए S लगाते हैं, द्रव्य के लिए L लगाते हैं, और गैस के लिए क्या लिख देते हैं, G लिख देते हैं। समझ में आ गया। तो इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी अभिक्रिया में लिखा जाता है। अभिकारक व उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में हो तो उसे एक्वस लिखा जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है, जल जो है H2O वो क्या है, द्रव्य है, तो इसको हमने मिक्स किया तो क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, जलीय विलयन है। आप देखते हो अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम में क्या किया जाता है, हम लोग देखते हैं कि जो चूना होता है उसको क्या किया जाता है, पानी में डाला जाता है। तो ये हमारा चूना ही है जिसको पानी में डाला जा रहा है, और आप देखते हो पुताई करने के लिए जो चूना बनता है वो मिक्स होता है पानी के अंदर। तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड वही है ना, तो ये उसी की अभिक्रिया है। तो अगर कोई उत्पाद जलीय विलयन में घुला होता है तो उसे हम एक्वस के रूप में लिखते हैं, ए क्यू लिखते हैं साइड में ना, जैसे लिक्विड के लिए एल लिख रहे हैं और ठोस के लिए एस लिख रहे हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में चलने पर तीर का निशान प्रयुक्त किया जाता है। मतलब अगर अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और जल में बदल सकते हैं तो यहाँ पर 2 तीर के निशान लगते हैं। यहाँ निशान छपा हुआ नहीं है बेटा, बट यहाँ 2 तीर के निशान लगते हैं। एक की डायरेक्शन इधर होती है, दूसरे का मुंह इस तरफ होता है ना, ये मुंह इधर हो जाएगा। तो 2 तीर के निशान लगाते हैं, अर्ध तीर के। आपको आगे बताया जाएगा अभिक्रियाओं के प्रकार में, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में। फिर अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप और दाब को तीर के ऊपर लगा जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर रही तो अमोनिया बना रही है, तो यहाँ पर तापमान चाहिए होता है 3773 केल्विन, और दाब चाहिए होता है 200 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो। तो इसको तीर के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ तीर नहीं बना हुआ, आपके बुक में मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पर तीर बना है। ये जो तीर होता है वो यहाँ होता है क्योंकि ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। तो ये तीर का निशान होता है और इसके आधार पर क्या किया जाता है, निशान के ऊपर ताप और दाब लिखा जाता है। फिर उष्मा शेपी व शोषी अभिक्रियाओं के लिए उत्पाद के साथ धन चिन्ह व ऋण चिन्ह लगाकर उष्मा की मात्रा भी लिखी जाती है। जैसे ये अभिक्रिया है, इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, कितना तापमान दे रहे हैं 773 किलो केल्विन, तो यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे कि हमारे को इतनी ऊर्जा का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और अगर हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही तो यहाँ प्लस करके हम लिखते। तो इस तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है बेटा, लिखा जाता है। देखो बेटा अभी हम लोग देख रहे थे कि उष्मा शेपी और शोषी, अगर उष्मा दी जाती है ना, तो अगर कोई अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हम ऊर्जा बाहर से दे रहे हैं तो वो उष्मा शोषी होती है। शोषी मतलब लेने वाली, और शेपी जो देती है वो, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर ये N2 प्लस NH3 हम यहाँ ऊर्जा उसको दे रहे हैं तो 10 किलो केल्विन पर मोल दिया हमने, और हमको ऊर्जा मिल रही है तो ये NO2 माइनस 21.6 किलो केल्विन पर मोल ऊर्जा। इस तरीके से शोषी और शेपी में प्लस और माइनस करके हम उत्पाद के आगे लिख लेते हैं। फिर एक क्रिया में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लगाते हैं। उत्प्रेरक वो होते हैं जो क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को घटाते और बढ़ाते हैं। तीर के ऊपर उत्प्रेरक को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब रासायनिक समीकरण की विशेषताएं।
रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की एक संक्षिप्त जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, क्रिया कारक व उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनके अणुओं की संख्या, द्रव्यमान संख्या हमें पता चलती कि किन किन अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है, उसके बारे में हमें पता चलता है। पदार्थों की भौतिक अवस्था, ठोस है, द्रव्य है, गैस है, वो हमें पता चलता है क्योंकि हम लिख रहे हैं ना। फिर है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ताप कितना हमने लिया, दाब कितना हमने यूज लिया, उत्प्रेरक हम कितना ले रहे हैं, वो ऊष्माक्षेपी है या शोषी है, यानी हम ऊष्मा उसको दे रहे हैं और अभिक्रिया पूर्ण होने पर ऊष्मा बन रही है कि नहीं, ये हमें उससे पता चलता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं, वो भी हमें पता चलता है, यानी दोनों दिशाओं में हम उत्क्रमणीय होने का मतलब है अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाते हैं, तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीयता की जानकारी हमें मिलती है। उसके अलावा है रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता, हमें नहीं पता चल पाता कि अभिक्रिया पूर्ण हो गई या नहीं। इससे क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में, यानी क्वांटिटी कितनी ली है उसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता। तो ये इसकी क्या हो गई, सीमाएं हो गई।